तो एक्सप्लेनेशन में अपन क्या करेंगे, पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अबाउट द स्पेक्ट्रम हम उसको पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आई विल राइट दैट रिलेटेड टू द एनर्जी। पहले अपन एक एनर्जी वाला मतलब डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे शेल्स बनाते हैं ना अपन एनर्जी के, वो शेल्स बना लेते हैं। मैं इसको, ठीक है चलेगा, थोड़ा सा अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द शेल्स अपन कुछ ऐसे बना लेते हैं। तो we'll write that suppose any atom, here it will be a nucleus, तो nucleus में अपन कहेंगे n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, 6, और we'll write that n equal to 7 और nth शेल लेते हैं। तो अपन का पता है भाई, चलो सपोज कर लेते हैं अपन कि इधर ना इस तरफ अपन एनर्जी लिख लेते हैं। तो अगर अपन एनर्जी लिखेंगे तो इसका एनर्जी फर्स्ट शेल E1, E2, E3, E4, E5 एंड सो ऑन, वी कैन राइट। वो सारा लिखना जरूरी नहीं है, En कर देता हूं, ठीक है। तो अगर अपन हाइड्रोजन एटम को देखें तो इन वैल्यूज, हाइड्रोजन एटम में तो हमें ये वैल्यूज पता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं एनर्जीज के लिए, तो विल से दैट वी नो दैट जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, ये तो अपन लिखेंगे भाई E1 माइनस E2। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 10.2 होता है, विल बी greater than E2 minus E3. That is, we can write that E1 minus E2 की जगह पर E2 minus E1 लिख देते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा है ना इससे। वो डिफरेंस लिखेंगे तो सभी जगह वैसे ही लिखोगे तो चल जाएगा। सो इधर लिखेंगे अपन E3 minus E2। अब मैं एक बार वैल्यूज लिख लूं, सिर्फ इसलिए कि अपन को पता रहे कि अपन को करना क्या है। ये 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85, ये वैल्यूज अपन को पता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो मेरा मतलब ये था कि अपन को पता है कि भाई ये वाला डिफरेंस जो होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये वाला डिफरेंस इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये वाला डिफरेंस इज वी नो दैट 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो लाइक दैट आई एम राइटिंग भाई इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, ये वाला ये छोटा होगा, ये वाला डिफरेंस जो है वो बड़ा होगा अगर अपन इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, मतलब दिस माइनस दिस। और इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा इन दोनों के डिफरेंस से, है ना। तो लाइक दैट वी कैन राइट। तो मैं यही लिख रहा हूं कि ये दोनों का डिफरेंस ज्यादा है इन दोनों से, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है इन दोनों से, विल बी ग्रेटर देन E4 minus E3 will be greater than, like that we can write. And also we can write that E2 minus E3, E2 minus E1, मतलब ये दोनों का डिफरेंस होगा, that will be less than E3 minus E1, will be less than E3 minus E4 minus E1। अगर हम E1 के रिस्पेक्ट में लिखें तो फिर ऑब्वियस सी बात है E2 माइनस E1 जो होगा वो 10.2 है, वो छोटा होगा E3 माइनस E1 से, वो 12.1 है, छोटा होगा E4 माइनस E1, एनर्जी डिफरेंसेस। तो जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो द डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। So difference between the two shells continuously decreases, the nearby shells, adjacent shells। और अपन कहेंगे भाई इसमें जैसे अपन E2 माइनस E1 लिखेंगे, E3 माइनस E1, तो E2 माइनस E1, E3 माइनस E1 वो इंक्रीज होगा डिफरेंस सेल्स। तो ठीक है, वी आर एबल टू टेल दैट, ये तो अपन पहले भी बता सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं, दैट इज एनर्जी से रिलेटेड लिखा जो अपन ने कि द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, द नंबर ऑफ possible ways an electron can drop, an electron can drop from any shell to the ground state, to ground state। The ground state will be n equal to 1, we know that ground state कौन सा होता है, ये वाला ground state होता है।
So number of possible ways an electron can drop from any shell to the ground state is equal to n into n minus 1 divided by 2. That will be equal to n into n minus 1 divided by 2. We'll write like this. तो अपन कहेंगे एक एग्जांपल लिख के देख लेते हैं. सपोज एक एग्जांपल लिखते हैं अपन, और एग्जांपल में अपन लिखते हैं सपोज कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज. ठीक है. If electron drop from the fifth shell to the ground state, an electron can drop from fifth shell to the ground state. तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, अगर हमें ये कैलकुलेट करके दिखाना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारा आंसर होगा, आंसर विल बी that is n into n minus 1 divided by 2. तो इधर जो n है ना, where n is the number for the nth shell from which electron drops, where n is the number for the shell from which electron drop, ये होता है. तो अपने पास n का वैल्यू तो 5 है, तो 5 into 5 minus 1 divide by 2 that is equal to 10 possible ways. तो ठीक है, we got that कि भाई अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करना है हमें from nth shell to the ground state, तो कितना पॉसिबल वेज से वो ड्रॉप करेगा. we have to check that like this, we can write that. इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इसमें अपन क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि व्हाट डज इट मीन, क्योंकि ठीक है we got that कि भाई अगर किसी शेल से ड्रॉप करेगा तो मुझे क्या बताना है. तो अगर अपन चेक करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, इसका मतलब जो ये पॉइंट अपन ने लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बार इस टाइप से फिफ्थ शेल से ड्रॉप करके देखते हैं कि कैसे अपन बताएंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज अपन ने कैसे लिखा. सपोज मेरे पास ये 1 2 3 4 और ये 5 है, फिफ्थ शेल तो हो गया. ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5 नंबर ऑफ पॉसिबल वेज. तो किसी भी मतलब, क्योंकि जब अपन नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कैलकुलेट करते हैं, इट इज फॉर अ गैसियस सैंपल. मतलब हमारे पास एक सैंपल ऑफ गैसेस है, किसी भी सैंपल ऑफ गैसियस आयन या सैंपल ऑफ, इनमें से कुछ भी हो सकता है. तो अपन अज्यूम करते हैं सैंपल का मतलब होता है कि 1 मोल भी हो सकता है, हाफ मोल भी हो सकता है और 0.1 मोल भी हो सकता है. लेकिन अपन को एक बात पता है कि अगर 1 मोल होगा तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, और वो बहुत ज्यादा नंबर होता है. तो इवन ना 0.1 मोल भी अपन लिखेंगे तो क्या होगा, 23 की जगह 22 हो जाएगा पावर में 0.1 मोल में. 1 मोल में होता है 6.023 10 की पावर 23, 0.1 मोल में कितना होगा, ज्यादा चेंज नहीं आता. तो अपन क्या करेंगे, किसी एटम में क्या होगा, किसी एटम में अगर फिफ्थ शेल से अपन को ड्रॉप करके बताना है, तो किसी एक एटम में इस टाइप से ड्रॉप कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई वो एक एक शेल को करके ड्रॉप कर रहा होगा. तो 4 पॉसिबल वेज तो यही होंगे. किसी दूसरे एटम में ऐसे कर रहा होगा, पहले यहां से यहां ड्रॉप किया उसने, फिर यहां से यहां. तो अपन कहेंगे सर फिर इसमें इन दोनों में तो डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा मैं, इन दोनों में से तो किसी एक को ही काउंट करना होगा. क्वाइट इज सो, दोनों का एनर्जी डिफरेंस एक जैसा, तो वेवलेंथ एक जैसा, तो फ्रीक्वेंसी एक जैसा. तो फिर मैं कैसे बताऊंगा, अगर दोनों ही लाइंस का, दोनों ही इमिशन का एनर्जी एक जैसा है, तो वेवलेंथ एक जैसा होगा, फ्रीक्वेंसी एक जैसा होगा, तो मैं उसमें डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा. तो फिर इन दोनों लाइंस में से हमें किसी एक को ही काउंट करना होगा. सो आई मीन टू से दैट अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहले ये यहां से यहां ड्रॉप करे, फिर ये यहां से भी यहां ड्रॉप कर, तो हाँ ठीक है, फिर इन दोनों में किसी एक को ही काउंट करना होगा आपको, क्योंकि उन दोनों में फिर एनर्जी सेम है, तो वेवलेंथ सेम होगा, एवरीथिंग विल बी सेम. तो अपन कहेंगे किसी एटम में तो वो ऐसे भी ड्रॉप कर सकता है, बिल्कुल. यू हैव टू राइट ऑल पॉसिबल वेज कि वो किसी एटम में ऐसे भी ड्रॉप कर सकता है. यू हैव टू राइट ऑल पॉसिबल वेज, यू हैव टू राइट ऑल पॉसिबल वेज. तो ये सेम है, ये भी सेम.
तो अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल वेज अगर अपन चेक करें तो एक तो ये हो गया, चार तो अपन को यही मिल गए थे, 1 2 3 4, तो 4 पॉसिबल वेज तो अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया। यहाँ से अपन को एक मिला, यहाँ से भी अपन को एक मिला, तो यहाँ से 4, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से 2, और यहाँ से अपने पास एक ही मिला अपने पास, और एक यहाँ से, ये 10 पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन डिफरेंट एटम। ये अलग अलग एटम के लिए भी लिखा मैंने, एक ही एटम में ऐसे पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ से यहाँ आ गया फिर वापस थोड़ी ड्रॉप कर सकता है उसी एटम में, वरना फिर से एनर्जी देके उसको 5 में लेके जाना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये 10 लाइंस लिखे अपन ने, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 पॉसिबल, दीज आर द 10 पॉसिबल वेज। अब ठीक है, वी गॉट दैट 10 पॉसिबल वेज, लेकिन इसको ना और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं अपन, कैसे इजी वे में, दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल वेज में अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई 5 से 1 हो जाए, मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं। फिर अब 5 से 2 कर लो तो अपन कहेंगे अच्छा 5 से 2 मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं। फिर 5 से 3 हो जाए तो 5 से 4 हो जाए, तो 5 से 4 हो जाए, तो अपन ने 4 लाइन ऐसे लिख ली, ये सभी अलग अलग होंगे। फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं भाई 4 से 1 हो जाए, 4 से 2 हो जाए, 4 से 3 हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज 3 से 1 हो जाए, फिर दैट इज 3 से 2 हो जाए, और विल राइट लाइक दिस। फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 1 हो जाएगा, तो ऐसे ये टोटल लाइंस कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी सिमिलर टू दोस लाइंस। जैसे 2 to 1 की बात करना है तो इसकी बात कर रहे हो फोर्थ वाले की, तो थर्ड वाले का 3 to 2 की बात कर रहे हो। 3 to 1 की बात करोगे आप तो 3 to 1 की बात कर रहे हो आप, ये 8th वाली लाइन की बात कर रहे हो। तो वैसे 10 वेज ऐसे लिखना ज्यादा इजी होगा, ठीक है ना। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि देखो, इन सब में ना जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है वो किस शेल तक कर रहा है, फर्स्ट शेल तक। मतलब अपन बोल सकते हैं दिस इज लाइमन सीरीज, ये लाइमन सीरीज है, ये बाल्मर सीरीज है, ये पैशन सीरीज है, और ये ब्रैकेट सीरीज है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है फ्रॉम द फिफ्थ शेल टू द ग्राउंड स्टेट, वी आर एबल टू प्रेडिक्ट, जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है फ्रॉम द फिफ्थ शेल टू द ग्राउंड स्टेट, वी आर एबल टू प्रेडिक्ट, इसमें अपन ये प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि भाई अगर फिफ्थ शेल से ग्राउंड स्टेट तक ड्रॉप करेगा तो कितने लाइंस होंगे जो लाइमन लाइन होंगे, और कितने लाइंस होंगे जो बाल्मर होंगे, जो पैशन होंगे, और जो ब्रैकेट लाइन। We are able to predict. So that is how we can predict that how the number of possible ways we can write. अब इसमें अपन से कुछ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में अगर अपन लिखेंगे तो ऐसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो अपन लिखेंगे ऐसे बता सकते हैं अपन क्वेश्चंस में। विच ट्रांजिशन, मतलब इसमें जो ट्रांजिशन अपन को गिवन है, अपने पास इतने सारे ट्रांजिशन है, विच ट्रांजिशन हैज emit photon of maximum wavelength, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैं ऐसे लैम्डा मैक्स लिख देता हूं। दूसरा, विच ट्रांजिशन विल गिव द फोटोन ऑफ shortest wavelength, which transition will give the emit the photon of minimum frequency, and which transition will give us photon of second shortest wavelength। ये अपन को ट्रांजिशंस बताने हैं। तो इसमें एबीसीडी में तुम्हारे सामने ये ट्रांजिशंस हैं, जो ट्रांजिशन पॉसिबल है, रिटन देयर। आप एबीसीडी में बता सकते हो कि किसमें कितना कैसे बताएंगे अपन ट्रांजिशंस।
वेवलेंथ तो अपन को पता है, ये सारी चीजें अपन को पता होती है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। एनर्जी और वेवलेंथ का डिफरेंस आपको पता है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको पता है, ये दोनों ही पार्ट आपको पता है, तो मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम। यस, बोलो भाई। ट्रांजिशंस के बारे में ना, तो अपन क्या पूरा साइड। हाँ बोलो। फाइव टू वन मैक्सिमम रहेगा, नहीं सॉरी मिनिमम रहेगा, शॉर्टेज रहेगा 5 to 1। 5 to 1 शॉर्टेस्ट रहेगा, तो अपन एक बार मैं देख लूं 5 to 1 शॉर्टेस्ट वाला। लैम्डा आपको शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम 5 to 1 रहेगा। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। 5 to 4 ब्रैकेट मैक्सिमम रहेगा। 5 to 4 अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो ये डिफरेंस मिनिमम चाहिए, इनसे छोटा डिफरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 to 4 जो होगा वो लैम्डा मैक्स रहेगा। फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो भी 5 to 1। 5 to 1। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए 4। तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम चाहिए, 5 to 4 होना चाहिए, 5 to 4। है ना? हाँ ठीक है, यस कोई बात नहीं। और सेकंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सर 4 to 3। 4 to 3। 4 to 3। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या था? 5 to 1, मतलब शॉर्टेस्ट, मुझे यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा, तो ये मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस था। इसके बाद मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस आई थिंक 4 to 1 होगा ना? हाँ सर 4 to 1 सर। हाँ, तो 4 to 1 होना चाहिए। बताओ भाई, किसी को डाउट है तो? सर बस थोड़ा कंफ्यूजन होता है बीच बीच। सबको समझ में आया ना? यस सर। यस तो बोल रहे, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइप का ट्रांजिशन सबको आना चाहिए, ठीक है ना? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन तो वी आर एबल टू टेल कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से ग्राउंड स्टेट तक, मतलब लोअर शेल n=1 तक ड्रॉप करेगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसका मतलब उसमें अपन से क्या क्या पूछ सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इसी टाइप से अपन से शॉर्ट टेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं अब थर्ड पॉइंट लिखूंगा। थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ possible ways an electron can drop from any shell, या अपन लिख सकते हैं between any shells, but not to the ground state, to the ground state. So number of possible ways an electron can drop from between any shells but not to the ground state is equal to that is summation of delta n, where delta n is the difference between the shells, where delta n is difference between the shells. Between the shells. अब मैं कहूंगा एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। कैलकुलेट number of ways an electron drop from fifth shell to second shell,
सो ये ग्राउंड स्टेट नहीं है फर्स्ट शेल तक अगर ड्रॉप करता तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता बिटवीन टू एनी टू शेल्स आई हैव टू राइट दैट वो समेशन डेल्टा है। तो ये जो फॉर्मूलेज बनाए ना वो पहले हमने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज लिखे उसके बाद फॉर्मूले उन्होंने फ्रेम कर। तो आंसर लिखेंगे अपन दैट इज आंसर इज delta n will be equal to 5 minus 2 that is equal to 3. So summation of delta n will be equal to that is summation of 3. So summation of 3 will be equal to what? That is equal to 3 plus 2 plus 1. तो अपन लिखेंगे 3 plus 2 plus 1 that is summation. जो भी डिफरेंस अपने पास आएगा उसके सारे नंबर्स ऐड कर लेंगे। तो डिफरेंस अगर 4 आता तो 4 plus 3 plus 2 plus 1 राइट। तो अपने पास number of summation of 3 will be equal to 6. So that is the 6 possible ways the electron will drop when it drops from the 5th shell to the 2nd shell. जैसे इसमें बनाया अपन वैसे इसमें भी बना सकते हैं लाइक इसको ना कि अगर 5 से इधर आ रहा है तो 6 पॉसिबल वेज आएंगे। तो अगर अपन ड्रॉ भी करना चाहें तो अपन लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5. तो number of possible ways 1, 2, 3, 4, 5 ये ले भैया ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 1, 2, 3 हो गया अपने पास। तो इनमें से किसी एक को अपन 4 ले लेंगे और नंबर पॉसिबल वेज 1 2 3 हो गया अपने पास 4 और 5। ये 4 हो गए एक 5 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ये 4 था और ये। तो लाइक दैट वी कैन राइट अपन बना सकते हैं जैसे इसमें बनाया वैसे इसमें बना सकते हैं लेकिन इसमें फर्स्ट शेल तक ड्रॉप नहीं कर पाएगा। अगर फर्स्ट शेल तक ड्रॉप करता ग्राउंड शेल तक तो अपन वैसे लिखते हैं। डिफरेंस ऑफ समेशन अपन इस टाइप से लिखेंगे राइट। अब उसको मैंने छोटा सा इसलिए बनाया कि मुझे पॉइंट नंबर 3, 2, 3 और 4 में कंपैरिजन चाहिए था। मुझे एक और पॉइंट लिखना है तो मैं कंपैरिजन चाहता हूं कि आप उस कंपैरिजन में गलती ना करें इसलिए वो छोटा सा बनाया नहीं तो मैं बड़ा भी बना देता हूं। आप इसको हटा दो और इसमें चेक कर सकते हो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज अपने आप ही लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम। ठीक है। अब एक और पॉइंट होता है जो अपन को ध्यान रखना होता है। एक तो है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम एनी शेल टू द ग्राउंड स्टेट। इसमें बिटवीन एनी शेल्स और एक थर्ड पॉइंट आएगा नंबर ऑफ पॉसिबल वेज एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप in an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom is equal to n minus 1. वो n minus 1 होगा। अब देख आइसोलेटेड गैशियस एटम का मतलब है कि हमारे पास एक ही एटम आइसोलेटेड गैशियस एटम मतलब आपने यहां पर ऐसे कहीं नहीं कहा कि एक ही एटम की बात कर रहे हो। यहां पर आपने कहा नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इलेक्ट्रॉन ड्रॉप बिटवीन एनी टू शेल्स मतलब आप गैशियस सैंपल की बात कर रहे हो। यहां भी गैशियस सैंपल की बात कर रहे हो लेकिन आपने यहां पर आइसोलेटेड गैशियस एटम का मतलब है कि भाई आइसोलेशन में एक ही एटम है आपके पास। तो अपन कहेंगे अगर एक ही एटम है मेरे पास तो आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है। भाई मैक्सिमम पॉसिबल वेज में बता दूंगा। तो एग्जांपल के लिए सपोज अपन लिखते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉसिबल वेज an electron drop. So calculate the number of maximum number of लिख लेते हैं
maximum number of possible ways. So calculate the number of maximum number of possible ways an electron drop from the fifth shell. Right? Electron drop from the fifth shell in isolated gaseous atom. In the isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. तो इसमें लिखेंगे isolated gaseous atom. अब isolated gaseous atom का मतलब मेरे पास एक ही एटम है. तो अगर मेरे पास एक ही एटम है तो अपन कहेंगे देख भाई 5 फिफ्थ शेल में प्रेजेंट है, आपके पास एक ही एटम है. सो आप इसमें लिख लो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5. तो फिफ्थ शेल से मैक्सिमम पॉसिबल वेज क्या होगा? 1, 2, 3 और 4. बस हो गया. तो फिर मैं ऐसे ऐसे नहीं कर सकता यहां से सीधा यहां पर आ जाए. तो फिर एक ही लाइन आता ना भाई. अपने पास एक ही एटम है, इधर एक ही एटम थोड़ी था. इधर तो अपने कितने एटम यूज किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम यूज किए थे. तो अपन ने वो 6 एटम यूज करके अपन ने कहा भाई किसी एटम में ऐसे आएगा तो किसी एटम में ऐसे आएगा तो किसी एटम में ऐसे होगा, किसी एटम में ऐसे होगा. इस टाइप से बताया था. यहां पर वो कह रहा है आइसोलेटेड, मतलब एक एटम की बात हो रही है. तो मैं कहूंगा अच्छा एक ही एटम की बात हो रही है तो मैं आंसर कुछ भी लिख सकता हूं भाई. इसमें एक ही लिख देता इधर से इधर तो कह देता 1 आंसर है. तो इसलिए तो मैंने ये मैक्सिमम वर्ड यूज किया था. मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं. तो अपन कहेंगे भाई n-1 से ज्यादा नहीं हो सकता. फिफ्थ शेल है तो n-1 मतलब 4 पॉसिबल वेज आ जाएगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज. तो अपन कहेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 4 आ जाएगा. सो आंसर विल बी इक्वल टू 4. अब जब आप पढ़ोगे, जब भी आप सोचोगे कि क्या करना है, तो इसमें भी फिफ्थ सेल से ड्रॉप कर रहा है, इसमें भी फिफ्थ सेल से ड्रॉप कर रहा है, इसमें भी फिफ्थ सेल से ड्रॉप कर रहा है. आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं. व्हाई इट इज हैपनिंग? तो अपन को पता रहेगा कि यहाँ सर ने आइसोलेटेड गैसेस एटम बताया था, यहाँ सैंपल बताया था, यहाँ भी सैंपल बताया था. So this is how we can write that. Right? So this is how हम ये फॉर्मूला यूज हो जाता है कभी कभी इस टाइप से ना, हिंट देने के लिए कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, मतलब जिस एटम की अपन बात कर रहे हैं अगर वो आइसोलेटेड एटम है तो उसमें 4 पॉसिबल वेज आ सकते हैं. तो अपन को तुरंत पता चल जाएगा अच्छा आइसोलेटेड एटम में 4 पॉसिबल वेज, इसका मतलब n का वैल्यू 5 है. तो वो हिंट देने के लिए ये सेंटेंस लिख देते हैं. डायरेक्टली क्वेश्चन शायद ही पूछेंगे. वैसे ऐसा भी नहीं कि नहीं पूछ सकते, इसमें अपन को दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन बनाने के लिए तो काफी सर एक मिनट सर 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 बोलो सर स्क्रीनशॉट लेना था. क्यों? मतलब इतना पहले ले लिया होगा ना बेटा. सर लेके रखा बट ऐसे ही नोट्स के लिए. अरे नोट्स भी तो हैं तुम्हारे पास. अच्छा पूरा बोर्ड ठीक बनने के है बाद सर. चलो सर रिकॉर्डिंग से देख लूंगा. नहीं अब एक काम करो ना, हाइड्रोजन के वही तो लिखे थे एनर्जी, इसी का ले लो. हाइड्रोजन की एनर्जी तो लिखे थे ना वो. हाँ सर. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी का ले लो. कोई हाँ सर. है ना, इसी का ले लो. एनर्जी तो लिखा था E1 E2 E3 ऐसे लिख लो बस. ये तो अपन ने इसलिए लिखा था कि भाई अपन को पता चले, इसलिए अपन ने हाइड्रोजन एटम सर कर लो ना. हो गया. चलो ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, इस पे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं. तो मुझसे पूछा गया एक क्वेश्चन लेते हैं. इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms required to produce 8 photons, 8 possible lines from isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom
when electron is present in fifth shell. So when the electron is present in the fifth shell, तो अपन क्या करेंगे इसमें, अपन कहेंगे आंसर के लिए कि देखो भाई आपने मुझसे इस बार क्या पूछा, नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, तो हमें एक बात पता है कि एटम तो इलेक्ट्रॉन तो फिफ्थ शेल में प्रेजेंट है, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है, ये गिवन है। यहां से यहां ड्रॉप करेगा, यहां से यहां ड्रॉप करेगा, यहां से यहां ड्रॉप करेगा, तो नंबर ऑफ वेज यहां पर 4 आ गया आपके पास, नंबर ऑफ वेज। 2 एटम। इट इज अ पॉसिबल, नहीं अपन को चाहिए तो 8 लाइंस ना, और हमारे पास 4 आया, तो एक एटम में 4 लाइंस इन वन एटम, ये आ गया। अब अपन दूसरा एटम बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये दूसरा एटम बनाएंगे। अब दूसरे एटम में अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे एक बार ऐसे कर लेते हैं, एक बार ऐसे कर लेते हैं, ये लाइंस इनसे डिफरेंट है, मतलब अपन ऐसे नहीं कर सकते कि भाई यहां से यहां ड्रॉप कर लें तो, या एक लाइन अपन ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना सकते हैं अपन, भाई अगर मैं यहां से यहां बनाऊंगा, यहां से यहां, तो मैं इसको काउंट नहीं कर सकता क्योंकि ये आप ऑलरेडी ले चुके हैं। हमें 8 लाइंस बनाने भी हैं और अलग अलग एटम यूज करने, तो कितने एटम यूज करें कि 8 पॉसिबल लाइंस आ जाए। तो अपन कहेंगे देख भाई अगर एक ही एटम होता तो 4 से ज्यादा नहीं बना पाते आप, क्योंकि फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में प्रेजेंट है, आपको गिवन है एटम फिफ्थ शेल में गिवन है, तो सभी में एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ शेल में गिवन है। तो यहां से यहां ड्रॉप करूंगा तो ये लाइन इनसे डिफरेंट है, मतलब इसमें ये लाइन इनसे डिफरेंट है, मतलब यहां भी मैं लिख सकता हूं व्हाट, दैट इज 2 लाइंस फ्रॉम सेकंड एटम। अब इसकी बात करूंगा तो इससे ज्यादा, और मुझे क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, तो इसमें अपन ऐसे कर लेंगे, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ, वरना मैं क्या करूंगा सर 8 एटम मेरा आंसर है, लो भाई हर एक एटम में एक एक बनाऊंगा, तो अपन को मिनिमम नंबर मतलब हो गया कि हर एक एटम में मैक्सिमम लाइन बनाने की कोशिश करना। तो अपन कहेंगे सर इसमें ऐसे बना देते मैक्सिमम, लो भाई 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, तो ये 4 और ये 4 तो एक जैसे है, इनका एनर्जी डिफरेंस एक जैसा, तो इनका वेवलेंथ एक जैसा, इनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी, तो मैं ये नहीं बना सकता, ये गलत हो जाता, क्योंकि मुझे डिफरेंट लाइंस चाहिए ना, जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो, जिनका वेवलेंथ डिफरेंट हो, या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। तो मैंने यहां पर मैक्सिमम बनाने की कोशिश की, सो दैट मुझे मिनिमम नंबर ऑफ एटम रिक्वायर्ड है। अब इसके अलावा मैं 2 इसमें बनाता तो अब 2 से ज्यादा, अब इनके अलावा अगर मुझे थर्ड एटम में मैं एक से ज्यादा लाइन बना ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर मैं कोई भी अगर लाइन बनाता, सपोज मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता था, मैं इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता था, अपन कहते हैं पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, तो भी अपन कहते हैं कि देखो ये दोनों तो आप बना चुके, आप ये वाला लाइन इसमें एक डिफरेंट बना ली, तो यहां एक लाइन आएगा, यहां एक लाइन आएगा, मतलब अपना आंसर जो आएगा वो 4 आएगा, कि मिनिमम नंबर ऑफ 4 एटम तो चाहिए आपको। इनमें से जो भी लाइंस मैंने लिखे हुए हैं 8 लाइंस, इनमें से किसी का भी एनर्जी एक जैसा नहीं है और किसी का भी वेवलेंथ, अगर एनर्जी एक जैसा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ भी एक जैसा नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये अलग अलग एटम्स हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्योंकि एक बार अपन ने अगर यहां से यहां ड्रॉप कर लिया तो अपन ये अज्यूम अब ये अज्यूम नहीं कर सकते अपन कि फिर यहां से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होगा, नहीं भाई, एक ही एटम में ऐसे ड्रॉप होगा, दूसरे एटम में ऐसे, थर्ड एटम में ऐसे, फोर्थ एटम में ऐसे, तो अपन को मिनिमम 4 एटम चाहिए टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल वेज एंड minimum number of atoms. So we can write that what is the minimum number of atoms required to produce the 8 possible lines. ये अपन बता सकते हैं, ठीक है ना? So this is about that number of possible ways. सर ऐसे क्वेश्चंस को हमें डायग्राम बना के ही करना है?
हाँ, ऐसे क्वेश्चन को तो डायग्राम बना के ही करना पड़ेगा। कैसे बना पाएंगे? नहीं तो नहीं बना पाएंगे, देख के थोड़ी बता सकते हैं। हाँ, इसमें ये है कि स्पीड अप कर सकते हैं अपन, स्पीड अप कर सकते हैं अपन नंबर ऑफ पॉसिबल वेज देख के, थोड़ा सा दिमाग लगा के कि अच्छा 6 पॉसिबल वेज है तो यहाँ से ऐड करना शुरू कर देंगे अपन, यहाँ से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा 6 पॉसिबल वेज है, फॉर्मूले से 6 आ रहा है तो किस शेल में प्रेजेंट रहा होगा, तो डिफरेंस 3 आना चाहिए, तो सेकंड शेल तक आ रहा है तो 5 तक आना चाहिए, वो अपन जल्दी जल्दी कर सकते हैं, वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं अपन, है ये तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज थे, कैसे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेंगे वो अपन को चेक करना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा, we'll write that is the fourth point ना, अपन फिफ्थ पॉइंट की बात। अब ऐसे होता है जैसे अपने पास कोई एटम गिवन है, मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से ना, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5। तो ये एक्साइटेड स्टेट होगा 1 का, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा 1 का, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा 1 का। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एक नंबर ज्यादा होता है, क्योंकि 1 का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 1 का सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 1 का थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब 1 2 3 थर्ड में जा रहा है इलेक्ट्रॉन 1 से। सो एक्साइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स की बात। तो अपन लिखेंगे भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट, state of n equal to 1 is n equal to 2, second shell। वैसे ही अपन लिखेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ n equal to 1 is थर्ड शेल। तो अपन लिखेंगे भाई सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ n equal to 2 is, अगर इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट चाहिए तो इसका ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और इसका ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, मतलब फोर्थ शेल। लेकिन मतलब क्या होता है, सिर्फ एक शेल ऊपर ऐसा बस, लेकिन वो वर्ड में लिखा होगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अपन को क्वेश्चन में डालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ हमसे गलती करवा लेंगे कि भाई अपन को एक्साइटेड स्टेट पता ही नहीं है, तो गलती कर दी हमने। जैसे यहाँ से लिखा मैंने, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एटम्स, राइट ना, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एज पॉसिबल लाइंस फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसियस एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब है यहां लिखा था फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया कि फिफ्थ शेल की बात कर रहे हो आप। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि सेकंड का सेकंड एक्साइटेड स्टेट या सेकंड का थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जैसे बाल्मर सीरीज है तो अपन कहेंगे बाल्मर सीरीज में थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब बाल्मर सीरीज तो सेकंड शेल तक होता है, तो सेकंड शेल से फर्स्ट, सेकंड शेल का सेकंड एक्साइटेड, सेकंड शेल का थर्ड एक्साइटेड। तो उस टाइप से हमें क्वेश्चंस में कभी कभी दे देते हैं वो एक्साइटेड स्टेट, तो फिर बताना चाहिए वो कि एक्साइटेड स्टेट क्या होते हैं, है ना। तो इसमें अपन लिख सकते हैं 10, जैसे मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ n equal to 1 इज फिफ्थ शेल। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक्साइटेड स्टेट में और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को समझ में आ गया कि व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट। अब मैं इसको हटाऊं। अब अगर मान लो, अब अपन ये तो एक्साइटेड स्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए जो अपन से पूछेंगे तो अपन बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपन लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, राइट दैट पॉइंट नंबर 6, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 6 में विल से दैट, इसमें अपन लिखेंगे तो इफ सपोज करते हैं अपन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी is given to the हाइड्रोजन एटम। सर ये क्वेश्चन है। हाँ, मतलब एक कंसेप्ट लिख रहा हूं मैं भाई, पॉइंट का मतलब है पता क्या, इनको रेगुलर क्लास में आप नहीं बता सकते,
मतलब आपने जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा ना, तो आपको लग रहा होगा ये सारा पार्ट तो हमें पता ही नहीं था, ये सारा एप्लीकेशन में लिख रहा हूं मैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है एक तरीके से जिससे अपन को क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट ही एक्सप्लेन हो रहे हैं। So if 11 electron volt of energy is given to electron in the ground state of hydrogen atom, in ground state of hydrogen atom, then by this energy, then the electron will shift to higher shell or will remain in the ground state, or remain in ground state. तो अपन एक ऐसे एनर्जी देख लेते हैं उसमें कि भाई मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, तो मैं एक बार चेक कर लेते हैं अपन ऐसे कि भाई मेरे पास ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर अपन को पता है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और अपन को अच्छे से पता है कि यहाँ पर 13.6, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं, 1.51, ये तो इतने बार पढ़े हैं कि अपन को याद भी हो गया धीरे धीरे। ये सब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके जाना है तो 10.2 देना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो 12.1 देना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाकी अपन को पता है। अगर मैं इसको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता हूं, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बाद, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, सेकेंड शेल में, या इट विल रिमेन इन द सेकेंड, बिटवीन द सेकेंड और थर्ड शेल? सेकंड शेल। तो अपन कहेंगे भाई देखो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप दोगे तो मैं इसमें लिख लूंगा कि ये 10.2 यूज कर लेगा टू गो इनटू द सेकंड शेल, और 0.8 एनर्जी का, 0.8 एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो तब पॉसिबल है जब आप ऐसे करो, इसका हाइड्रोजन एटम है और इसमें प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको, क्योंकि इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अगर मैं इसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता हूं तो फिर इसको इंडिपेंडेंट होने में 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज हो जाएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इसके पास वो आएगी 15 - 13.6, दैट इज इक्वल टू 1.4। तो काइनेटिक एनर्जी तो तभी मिलेगी ना जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब बिफोर 13.6 नहीं आने वाला, ये अगर 13.6 होता तो अपन कहते काइनेटिक एनर्जी 0, अभी तो अपन ने 13.6 भी नहीं दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से हो सकती है भाई, काइनेटिक एनर्जी तो तब आएगी ना जब ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट हो जाए, उससे पहले उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आने वाली। उससे पहले उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आने वाला, तो अपन क्या कहेंगे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप एनर्जी दोगे तो ये जो फोटॉन्स होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी ही एब्जॉर्ब करता है, मतलब या तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करेगा, या 12.1 एब्जॉर्ब करेगा, या 12.75 एब्जॉर्ब करेगा, 11 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दैट वाज द रीजन। अपन ने एक बार, आपको याद है अपन ने पढ़ा था कि अगर अपने पास कोई आयरन रॉड है ना, उसको हीट करो तो सारे कलर नहीं दिखते अपन को। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि यहां से यहां तक जाने वाला वेवलेंथ कभी नहीं दिख सकता है, कि वहां शेल है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे, तो वाला एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं वाला वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ द शेल इज क्वांटाइज्ड, दे आर फिक्स्ड, energy of the shell is fixed. That's why we say that atoms have a property to show line spectrum. Line spectrum मतलब there is a thin dark line between the two colors, मतलब
इसका वेवलेंथ होगा, इसका वेवलेंथ होगा, इसका वेवलेंथ होगा, इसका वेवलेंथ होगा, इसका वेवलेंथ, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसका वेवलेंथ कभी नहीं आएगा। दैट्स व्हाई देयर इज अ थिन डार्क लाइन। तो थिन डार्क लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ड्रॉप या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कभी भी बिटवीन द शेल्स हो ही नहीं सकता। मतलब वो ऐसा कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा जो 10.2 और 12.1 के बीच में होगा या 10.2 से कम होगा, वो एब्जॉर्ब कभी नहीं करेगा। 10.2 से कम तो करेगा ही नहीं क्योंकि सेकंड शेल तक नहीं जा सकता, लेकिन इनके बीच में भी जो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एनर्जी ऑफ द शेल इज क्वांटाइज्ड, वो फिक्स्ड एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा। आप इसको 10.2 दो, एब्जॉर्ब करके सेकंड शेल में जाएगा। आप इसको 12.1 दो, वो थर्ड शेल में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पकड़ के रखेगा क्या उसके पास बाकी का? बाकी की एनर्जी कुछ भी नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, वो एमिट कर देगा एनर्जी, लेकिन वो कहीं किसी शेल में नहीं जाएगा। मैंने तो यही पूछा था ना, किस शेल में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। इट विल रिमेन इन द ग्राउंड स्टेट। इट विल रिमेन इन द ग्राउंड स्टेट। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, इसको मैं ऐसा कोई एनर्जी दे दूं जो इन दोनों का डिफरेंस हो, तो क्या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? अपन कहेंगे बिल्कुल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है और उसको अपन ने इतना एनर्जी दिया इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो ये इधर जाएगा फिफ्थ शेल में। तो ऐसा कोई भी एनर्जी डिफरेंस जो अपन को मिल सकता है, अपन कहेंगे वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी डिफरेंस। भाई जैसे अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो उसको आयनाइज करने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए 13.6 चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा नहीं नहीं, this is also called the binding energy of electron. This is called the binding energy of electron. Binding energy मतलब the energy by which the electron is binded to the nucleus. तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई? 13.6 हो गई। तो फिर अगर सेकंड शेल में होता तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होता? तो कहते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ही सेकंड शेल में है और फिर मुझे आयनाइज करना है तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो आप 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, 3.4 उसको एब्जॉर्ब करेगा आयनाइज करने के लिए, बाकी काइनेटिक एनर्जी। अगर सेकंड शेल में होता, लेकिन यहाँ तो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो आयनाइज भी नहीं हो सकता, वो किसी शेल में भी नहीं जा सकता, क्योंकि बिटवीन द शेल्स सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर we'll say that the electron will remain in the ground state. The electron will not absorb this photon as it can only absorb that is 10.2, 12.1, 12.75 एक्सेट्रा। वो सिर्फ इन्हीं को ऑब्जर्व कर सकता है फॉर ट्रांजिशन, इनके अलावा भी कर सकता है। अगर इसमें होता तो ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ऑब्जर्व करेगा यहां से यहां जाने के लिए। इसमें होता तो यहां तक अगर जाना है तो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर ऑब्जर्व करेगा। तो ठीक है, फिर अपन को डिफरेंस चेक कर लेना चाहिए। अगर एनर्जी शेल के गिवन है और हमसे कभी पूछा गया बताओ कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है, तो अपन यही चेक करेंगे यार इनके डिफरेंस मिल जाए, इनके डिफरेंस मिल जाए, इन दोनों का कुछ ऐसे डिफरेंस मिल जाए, जो भी डिफरेंस आएगा वो एब्जॉर्ब करेगा। और अगर कोई शेल दे दिया तो वो पर्टिकुलर शेल से ही देखना होगा अपन को। जैसे मैंने अभी ग्राउंड स्टेट दिया था, तो ग्राउंड स्टेट से तो नहीं जाने वाला कहीं। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट विल रिमेन इन द ग्राउंड स्टेट, वो कहीं एक्साइट होगा। फिर सो ठीक है, समझ में आ गया ना क्या कंसेप्ट अपन ने लिखा है। अब अपन दूसरा पॉइंट, ऑल ट्रांजिशन in Balmer series are not invisible region, but all the transition in visible region, all the transition in visible region is Balmer transition. अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने लिखा तो इसका मतलब भी समझाओ क्या है।
मैंने आपसे कहा कि जितने भी विजिबल रीजन में होते हैं ना ट्रांजिशन, वो सारे के सारे बार्मा ट्रांजिशन, लेकिन सारे बार्मा ट्रांजिशन विजिबल रीजन में होंगे ये जरूरी नहीं। चलो देखते हैं कैसे। मेरे पास n इक्वल टू 1 गिवन है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिवन है। तो बाल्मर ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि ये बाल्मर ट्रांजिशन है, ये बाल्मर ट्रांजिशन है, ये बाल्मर ट्रांजिशन है, ये बाल्मर ट्रांजिशन है, और ये भी बाल्मर, ये बाल्मर ट्रांजिशन। तो अब मैं वेवलेंथ लिख लेता हूं। अगर अपन वेवलेंथ की बात करें तो एक बार वेवलेंथ लिख लेते हैं, लैम्डा फॉर 3 to 2, लैम्डा फॉर 4 to 2, lambda for 5 to 2, lambda for 6 to 2, and lambda for 7 to 2। ऐसे लिख लेते हैं, lambda for 7 to 2 ऐसे लिख लेते हैं। इसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया, और वेवलेंथ कैलकुलेट करना अपन को पता है, आपने कैसे कैलकुलेट किया होगा। 1 by lambda is equal to RH into Z square। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, n equal to 1 square minus n equal to 2 square। अपन को पता है कैसे। Z equal to 1 गिवन है हमें, और n1 n2 आपको पता है, यहां से पता चल जाएगा n1 n2 किस ट्रांजिशन की बात कर रहे हो ये। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो इट कम्स आउट टू बी 686 नैनोमीटर्स। इसको कैलकुलेट किया तो आई गॉट इट इज इक्वल टू, दैट इज 484 नैनोमीटर्स। इसको कैलकुलेट किया तो आई गॉट दैट इज इक्वल टू, दैट इज 436 नैनोमीटर्स। ये 410 नैनोमीटर्स। इसको कैलकुलेट किया तो 390 नैनोमीटर्स। उसको कैलकुलेट करूंगा तो और छोटा आएगा 390 से, मतलब 8 शेल भी बनाओ तो उसमें भी, तो आपने देखा इसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा था, तो इसका वेवलेंथ भी सबसे छोटा था। इसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा तो उसका वेवलेंथ भी सबसे बड़ा है। वो ये फिक्स वैल्यूज है, आप कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आएगा इसका। अब अपन को एक बात पता है कि ये जो ट्रांजिशन है भाई, ये तो 400 टू 760 के बीच में, तो विजिबल रीजन अपन को पता है ना, विजिबल रीजन कितना होता है। ये थोड़ी विजिबल रीजन में होगा, इसका वेवलेंथ तो विजिबल रीजन से छोटा है, तो ये तो यूवी रीजन है। इसका मतलब है बाल्मर ट्रांजिशन में सिर्फ 4 ही ऐसे ट्रांजिशन है जो विजिबल रीजन में होते हैं। कौन से? 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 और 6 to 2। उसके बाद वो यूवी रीजन में होता है। मतलब मैक्सिमम ट्रांजिशन अब जो होंगे ना, 7 to 2, 8 to 2, 9 to 2, 10 to 2, 11, 12, 13, 14 जितने होंगे सारे के सारे किसमें आएंगे? इससे छोटे होते हैं, तो वो यूवी रीजन। मतलब बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम ट्रांजिशन किसमें आ जाते हैं? यूवी रीजन। सिर्फ 4 ट्रांजिशन ऐसे होते हैं जो विजिबल रीजन में, तो यही तो लिखा है। 6 तक, हाँ वो 6 तक होता है, ऐसे ये वाले 6 to 2 तक होता है। ऑल ट्रांजिशन इन द बाल्मर रीजन, ये सारे के सारे आर नॉट इन विजिबल रीजन। हाँ सही है, 4 ही होते हैं, बाकी तो नहीं। बट ऑल ट्रांजिशन इन द विजिबल रीजन आर इन बाल्मर रीजन। तो बाल्मर रीजन में सारे के सारे हाइड्रोजन के जो ट्रांजिशन होते हैं वो विजिबल रीजन में आते हैं। सारे के सारे विजिबल रीजन जो होंगे वो बाल्मर ट्रांजिशन में आते हैं। हमें तो इसके बीच में अगर कोई वेवलेंथ मिलता है तो कहूंगा विजिबल, नहीं तो नहीं कहूंगा विजिबल। ये नहीं था। सो ये सेंटेंस अपन से बोल सकते हैं कि ऑल ट्रांजिशन द विजिबल रीजन आर बाल्मर ट्रांजिशन। गलत। ऑल, मैंने क्या लिखा? ऑल ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज आर इन द विजिबल रीजन। नो, दे आर नॉट इन द विजिबल रीजन। ऑल विजिबल ट्रांजिशन आर इन द बाल्मर रीजन। वही तो लिखा। तो और कोई भी सेल में विजिबल नहीं रहेगा, कोई भी सेल में ट्राई करेगा तो? होता तो मैं बताता ना, फिर मैं ऐसे नहीं बताता ना, होता तो मैं बताता कि मतलब क्या करना है। सबको समझ में आया? मतलब और कोई भी शेल का ट्रांजिशन विजिबल में नहीं आएगा, तभी तो आपको पॉइंट लिख के बताया एक सेपरेट।
तो सर सिर्फ ये 4 विजिबल होता और कोई भी नहीं विजिबल होता? और कोई भी नहीं होता। इसलिए कल मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको कि एटम कैलकुलेट करो व्हेन इट इज 484, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो 484 तो मुझे पता था, हाइड्रोजन में इट इज 484 आता है। तो आपने शेल कैलकुलेट किया था हाइड्रोजन एटम व्हाट इट इज। तो ठीक है, वी गॉट द कंसेप्ट कि भाई हमको कैसे मतलब चेक करना है ट्रांजिशंस में। विजिबल रीजन में बस यही होंगे, वो भी बाल्मर ट्रांजिशन में सिर्फ 4 होते हैं ये वाले, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा गिवन है, इसके बीच में गिवन है, तो अपन को पहले से पता रहेगा कि आप विजिबल ट्रांजिशन की बात कर रहे हो। अगर इसके अलावा होगा तो विजिबल ट्रांजिशन नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो अपने लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं एक दो। ठीक है, वैसे मैंने कल क्वेश्चंस भी किए थे कुछ, राइट? हाँ। तो अपन एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर आगे ये स्पेक्ट्रम में इतना पार्ट मुझे डिस्कस करना था, सो दैट कि अब मैं आपको होमवर्क आराम से काफी सारा दे सकता हूँ। तो अपन एक बार होमवर्क में कितना डीपीपी दिया था मैंने, तुमको याद है? 7 तक, मतलब लास्ट टाइम 7 दिया था। लास्ट टाइम 7 दिया था, मतलब कल दिया था ना 7? हाँ। ठीक है, तो कल मैंने 7 तक दिया था। ठीक है भाई, तो सर वो आज डीपीपी प्लीज ग्रुप पे भेज दिया करें। क्यों डीपीपी का तो हार्ड कॉपी है ना अपने पास? बोलो, हार्ड कॉपी है ना? एक्सरसाइज 1 का हार्ड कॉपी नहीं सर मिला अभी तक नहीं मिला। अरे हार्ड कॉपी नहीं मिला यार, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं है, कुछ लोगों को मिल गया, कुछ हार्ड लोगों को कॉपी। नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को मिल गया, कुछ लोगों को नहीं मिला। मैं आज जाऊंगा अभी सेंटर पे, मतलब अराउंड 2 o'clock 2:30 के आसपास, तो मैं पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना? और मैं अगर नहीं होगा तो मैं भेज भी दूंगा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ डीपीपी को डाउनलोड करके वो भेज देंगे। अच्छा देख, पार्ट 1 पार्ट 2 ना, पार्ट 1 में सेक्शन ए बी तो कर लिया ना अपन ने? यस हाँ। ना, सेक्शन ए बी कर लिया। अब इसमें भी सेक्शन सी डी करना है, इसमें भी सेक्शन सी डी करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का 1 to 10 क्वेश्चन करना है। ये आपका होमवर्क होगा इसमें। केमिस्ट्री में सबसे कम होमवर्क होता है, ठीक है? इसलिए केमिस्ट्री का होमवर्क कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, तो अपना होमवर्क नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इस होमवर्क को। तो अभी अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार आप ट्राई करोगे तो देखते हैं हम मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है कैसे। लेकिन सारा कुछ आपको, आपके पास सारे कंसेप्ट हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपन ने नहीं पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे। तो आप होमवर्क देते हो वो सब लोग रिफर कर करके नोट्स में देख देख के कर सकते हैं कि मतलब बिना देखे करने को? आप ऐसे कर सकते हो कि जितना भी होमवर्क मैंने दिया उसमें ऑड नंबर के क्वेश्चंस जो है ना, वो नोट्स रेफर करो आप। लेकिन इवन नंबर को आप नोट्स रेफर मत करो, आप नोट्स रेफर नहीं कर सकते ठीक इवन। है। तो ऑर्डर इवन वाले फॉर्मूले से ही किया करो हमेशा। ठीक है, तो वैसे कर लिया करो आप। तो अभी के लिए काफी होमवर्क होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा डी ब्रॉगली इक्वेशन। we have written the drawback of Bohr theory। हमने बोर थ्योरी के ड्रॉबैक लिखे ना? हाँ। ठीक यस है, सर। हाँ लिखा है सर। ठीक है, फिर अपन डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात करते हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन अकॉर्डिंग टू हम ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स
all microscopic particles, all microscopic particles मतलब छोटे छोटे particles have dual character, particle as well as wave. As wave, when they are moving with a certain velocity. तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल है, माइन्यूट पार्टिकल. स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल. तो so we can say that particles such as electron, proton, neutron, dust particles, etc. when moving is associated with particle as well as wave character, wave character. अगर किसी पार्टिकल में, तो क्या बोलते हैं कि भाई अगर किसी पार्टिकल में मैक्सिमम वेव कैरेक्टर है, क्योंकि ऐसा कोई हमेशा वेव कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल के. ये बात अपन हमेशा ध्यान रखें. वेव कैरेक्टर जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल. मतलब कभी भी ना तो कभी कंप्लीटली किसी में भी, किसी भी मूविंग बॉडी में ना तो कभी कंप्लीटली पार्टिकल कैरेक्टर होता है, ना ही कभी उसमें कंप्लीटली वेव कैरेक्टर होता है. तो दोनों, एक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वाइस वर्सा. कोई एक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा. जैसे अपन ऐसे एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल है ना, ऑफ अ पार्टिकल when it has more wave character, मतलब उसमें वेव कैरेक्टर ज्यादा है. वेव कैरेक्टर is E is equal to hc by lambda. भाई अगर वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा तो फोटोन की बात कर रहे होगी, उसका मास कम होगा. तो क्या फोटोन में भी पार्टिकल कैरेक्टर होता है? बिल्कुल होता है भाई. एनीथिंग विच विल ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें पार्टिकल कैरेक्टर है. फोटोन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. मैंने बताया था बीम ऑफ लाइट, लेजर लाइट होता है ना, रेड लाइट, वो टॉर्च आता है छोटा वाला, लाइन पूरा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है वो. तो अगर किसी में वेव कैरेक्टर ज्यादा है और पार्टिकल कैरेक्टर कम है, तो फिर ने एनर्जी कैलकुलेट किया, अपन ने कैलकुलेट किया ना, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इक्वल टू hc by lambda बाय प्लैंक्स इक्वेशन. प्लैंक ने बताया था ना, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. और hc by lambda अपन को पता है. Similarly, we will write that energy of particle when it has more particle character is, पार्टिकल कैरेक्टर मतलब उसमें मास ज्यादा होगा. फोटोन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसमें वेव कैरेक्टर. और मास को एनर्जी में कैसे लिखते हैं अपन? तो E is equal to होता है mc square, that is given by Einstein. ये भी अपन को पता.
electron like particles माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बहुत छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल has dual character, that is particle as well as wave, particle as well as wave. तो अपन इसमें क्या करेंगे, कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे. So by applying the conservation law, right now, so applying the conservation law of energy, conservation law of energy. भाई अगर हम कहेंगे किसी ऐसा पार्टिकल है मेरे पास जिसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी है, तो अपन कहेंगे फिर उसमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा. लेकिन अगर किसी में फोटोन कैरेक्टर, ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, तो इसको नेग्लिजिबल ले लो, इसको ले लो आप मैक्सिमम. और अगर किसी में ये ज्यादा है और इसको ये कम है, तो अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं. तो अपन कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अपन ऐसे लिख लेंगे कि भाई पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर को इक्वेट कर लेते हैं. तो पार्टिकल कैरेक्टर हो जाएगा दैट इज mc स्क्वायर विल बी इक्वल टू दैट इज hc बाय लैम्डा, ये बचेगा. तो अपन कहेंगे भाई अगर मैंने क्या किया, एक बार मैं मतलब अपन क्या लिख रहे हैं वो देख लीजिए. तो मैंने क्या किया, एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनली. मतलब अपन को क्या करना होता है कंजर्वेशन में, इनिशियल जो था और फाइनल जो था, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड. सो एनर्जी फाइनली वो अपन लिख रहे हैं. तो अपन कहेंगे एनर्जी जो इनिशियली अपन को गिवन है ना, दैट इज अपन कहेंगे पार्टिकल कैरेक्टर में तो hc बाय लैम्डा है, और अगर वेव कैरेक्टर था तो hc बाय लैम्डा है, पार्टिकल कैरेक्टर में mc स्क्वायर. अब इसमें अपन कहेंगे कि भाई इसमें से जितना, इसका जितना पार्टिकल कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ तो वो mc स्क्वायर बन जाएगा, और इसका जितना वेव कैरेक्टर होगा वो hc बाय लैम्डा हो जाएगा. तो अपन कहेंगे अब इंटरमीडिएट कैलकुलेट कैसे करें. तो अपन ने कहा भाई इंटरमीडिएट कैलकुलेट मत करो, आप क्या कर लो, आप इसको ये अज्यूम कर लो कि इसमें पार्टिकल कैरेक्टर बहुत ज्यादा है और इसको 0 अज्यूम, और इसका जो वेव कैरेक्टर था वो अब क्या हो गया पार्टिकल कैरेक्टर. अगर उसको मैं पार्टिकल कैरेक्टर मैक्सिमम ले लूं, मिनिमम ले लूं, और इसको ले लेते हैं अपन मैक्सिमम, तो अपन क्या कहेंगे मिनिमम मतलब ऑलमोस्ट 0 ले लो इसको. तो फिर अपन ने कंजर्वेशन से क्या किया, एक को 0 बना लिया, दूसरे को मैक्सिमम, तो ये वेव कैरेक्टर हो गया मैक्सिमम. भाई दोनों में से किसी एक कैरेक्टर को आप मैक्सिमम अज्यूम कर लो. तो अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई अगर पार्टिकल कैरेक्टर होता मैक्सिमम तो mc स्क्वायर लिखते हैं, और वेव कैरेक्टर होता, अगर उसी का वेव कैरेक्टर लेना है मैक्सिमम, तो अपन hc बाय लैम्डा लिखते हैं. तो इसको नियरली 0 ले लेते हैं, इसको नियरली 0. तो अपन कहेंगे किसी भी पार्टिकल के लिए अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन लाइक छोटे पार्टिकल्स हैं, तो अगर उसमें मैक्सिमम पार्टिकल कैरेक्टर अज्यूम करना है तो mc स्क्वायर लेना पड़ेगा, और अगर उसमें मैक्सिमम वेव कैरेक्टर अज्यूम करना है तो hc बाय लैम्डा लेना पड़ेगा. मैक्सिमम वेव कैरेक्टर अज्यूम करना है तो hc बाय लैम्डा लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम पार्टिकल कैरेक्टर अज्यूम करना है तो mc स्क्वायर लेना पड़ेगा. दूसरे को 0 करके एक को मैक्सिमम ले लिया, दूसरे को 0 करके उसको मैक्सिमम ले लिया, तो कंजर्व कर लिया. तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय द कंजर्वेशन. एक को पार्टिकल कैरेक्टर ले लो, एक को वेव कैरेक्टर ले लो, तो अपने पास ये आ जाएगा. तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, c तो कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट आई गॉट इज लैम्डा इज इक्वल टू h, राइट ना, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल हो गया. सो h अपॉन m ये आ जाएगा. तो अपन को पता है वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, h इज इक्वल टू, वो अपन को पता है 6.626 into 10 to the power of -34 जूल सेकंड्स. m is mass of electron. पार्टिकल लिख देता हूं क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए आपने काफी सारे पार्ट लिखे थे. जो भी पार्टिकल की बात करोगे उसका मास लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन की मास बात करोगे तो वो लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन को लिख लेंगे. तो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ये लिख लेंगे. तो दिस इज डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल. लेकिन अपन एक बात कहेंगे
सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करूंगा तो इसका मतलब है ये पार्टिकल जिसके लिए आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हो उसमें आप लाइट का वेलोसिटी यूज करोगे, तो जिस पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो वो मासलेस अज्यूम करता है। तो बाकी पार्टिकल जो अपन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, भाई फोटोन को अपन अज्यूम कर सकते हैं कि फोटोन के लिए अगर कैलकुलेट करोगे वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं इसे अपन, एंड लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, is called de Broglie wavelength. de Broglie wavelength. तो अपन कहेंगे देखो अगर आप फोटोन की बात कर रहे हो तब तो सी हम ले सकते हैं क्योंकि फोटोन इज कंसिडर्ड एज मासलेस। लेकिन अगर आप दूसरे किसी पार्टिकल की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर डस्ट पार्टिकल, तो उनका तो मास होता है। अगर उनका मास होता है तो फिर वो v को मतलब c को मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा, इस c को चेंज कर लेता हूं v से, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो c को किससे चेंज कर ले, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से। तो अपन लिखेंगे सिंस द इक्वेशन हैज velocity is velocity of light, velocity as c, velocity of light. So it is de Broglie wavelength for photon, wavelength for photon, but the particles like electron, proton, neutron, etc. has mass, so their velocity is less than velocity, less than velocity. तो अपन ये assume कर लेते हैं v is less than c. Therefore, I can write that lambda will be equal to h upon mv for particles. For particles. But this can be used h upon mv for photons. तो इसको अपन फोटोन के लिए यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा rather than for इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि उनका मास होगा ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और जैसे जैसे मास इंक्रीज करूंगा वेलोसिटी कम होता जाएगा, वेलोसिटी कम होगा तो वेवलेंथ अपन बढ़ता जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट दैट। और यहाँ पर जो v है ना वो हमेशा छोटा होगा वेलोसिटी, तो अपन ये v आपको देना पड़ेगा, पार्टिकल कौन सा देना है वो देना पड़ेगा, तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब ठीक है, अगर मुझे एक एग्जांपल लिखना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। एग्जांपल, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ 200 ग्राम ऑफ cricket ball moving with the velocity of velocity मुझे given है, suppose velocity of that is suppose अपन कहेंगे 4 into 10 to the power of 3 मीटर पर सेकंड। ये भी काफी ज्यादा है, लेकिन चलो क्रिकेट बॉल का वेलोसिटी ये भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी अपन ये कंसीडर करेंगे। अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसके लिए आंसर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन mv। h क्या होगा 6.626 into 10 to the power of -34, और मास कितना होगा, वी हैव टेकन 200 ग्राम्स। ये जूल सेकंड्स है तो अपन को पता है ये तो एमकेएस यूनिट है, मुझे इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई भी करूंगा
दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना गिवन है अपन को 4 × 10⁻3। अगर 4 × 10⁻3 गिवन है तो विल कैलकुलेट दैट। ये तो अपन को मीटर पर सेकंड MKS गिवन है। यूनिट्स का ध्यान रखना, मतलब ऐसे नहीं 200 ग्राम ही लिख दिया आपने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो मतलब यूनिट में ही गलती करो। चलो देख लेते हैं अपन, ये तो कैंसिल हो जाए, ये अपने पास 800 आ गया, तो अपन इसको लिख सकते हैं दैट इज 6.626 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 800 आ गया अपने पास। So ये 10⁻36 हो जाएगा। So we'll write that 1 by that is 6.626 divide by 8 multiply by 10⁻8, 2 और ऊपर जाएगा तो -36 आ जाएगा। So वेवलेंथ आएगा अपने पास मीटर्स में। अब इसको अपन 6/8 लिखें तो अपने पास कितना आएगा 3/4 7/4 मतलब 0.85 या 0.9 आएगा अपने पास। 0.85 So 0.85 मीन्स अपने पास कितना आ जाएगा 8.5 × 10⁻−37 meters, ये आ जाएगा अपने पास। That will be almost मतलब 9 × 10⁻−37 ये आ जाएगा। So that is how we can calculate। हमें बस MKS यूनिट का ध्यान रखना होता है, तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आया तो। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ शुरू हुआ है। अभी अपन देखेंगे कि डेली लाइफ में इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और फिर अपन चेक करेंगे कि और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन भी काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहीं रुकते हैं अपन। हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ में लैम्डा = h/mv कैलकुलेट किया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और नेक्स्ट टाइम अपन शुरू करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन डेली लाइफ। तो अपन नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। आप मुझे याद दिला देना कि यू हैव टू राइट दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। क्या इसका कोई, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा है ना 10⁻−37, ये तो बहुत छोटा है। तो क्रिकेट बॉल में वेवलेंथ का कोई रोल नहीं होगा ना, देयर विल बी नो रोल इन द फिजिकल वो इन डेली लाइफ। वो इतना छोटा वेवलेंथ हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अपन ने कभी ऐसे थोड़ी देखा वो क्रिकेट मैच में बॉल फेंकते हैं तो ऐसे ऐसे थोड़ी जाता है बॉल वेव के जैसे। देयर इज नो सिग्निफिकेंस। जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेवलेंथ छोटा होता है। तो क्रिकेट बॉल का मास 200 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, तो वो अपन को चेक करना है। We'll write that physical significance of de Broglie wavelength in daily life, वहां से अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। आपको आपका होमवर्क पता है, आप होमवर्क राइट ना सॉल्व करो, फिर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो दैट इज